बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मुझे तो आज वीकेंड लग ही नहीं रहा था कि आज मंडे है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, क्योंकि संडे को कल हम आपके साथ मौजूद थे, तो वो आज वो वाली फीलिंग आ ही नहीं रही कि आप वीकेंड के बाद दफ्तर आए हैं। खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लाहौरियों ने जश्न आज़ादी जिस तरह से इंजॉय किया, बस वो तो आप छोड़ ही देना। आगे चल के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का पहले सेगमेंट से, एक दिन एक नेकी। कुरान मजीद में झूठ बोलने वाले से अल्लाह पाक ने कहा कि वो मोहब्बत नहीं करता। झूठ बोलने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। झूठ बोलना ये एक अखलाकी जुर्म है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक यह नापसंदीदा अमल है। आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा गया, यानी सादिक से मुराद सच बोलने वाला। सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारी। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपने सबसे पहले अपने किरदार को पेश किया। यहाँ तक कि तामीर काबा के बाद जब हजर अस्वद को नस्ब करने का वक्त आया तो उस वक्त भी आप देखिए कि आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त भी जब आप मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो आज देखने वालों ने, कुफार और मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी कहा कि ये सच्चा है, ये अमीन है, अमानतदार है, यानी रसूलुल्लाह के फ़ैसले पर वो मुतमईन हुए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का उन्वान, आपकी पहचान और आपकी के आला किरदार की जो अलामत है वो यही है कि आप सच्चे थे। ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आपने तिजारत भी की, आपने सियासत भी की, आपने माशरे की फलाह बहबूद का काम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोला। तो झूठ ऐसा जुर्म है और ऐसा बड़ा गुनाह है कि खुदा झूठे को कभी पसंद नहीं करता। और मुसलमान का किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ुद को उम्मती कहता है कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ और मैं मुसलमान हूँ, तो फिर उसकी शख्सियत में सबसे बड़ी बुराई यही है कि अगर वो झूठ बोलता है, और सबसे बड़ी अच्छाई और अलामत यही है कि वो सच बोलता है। आप अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा ने आपसे सवाल किया तो मुख्तलिफ़ बुराइयों का जिक्र किया, क्या मोमिन ये कर सकता है? आपने फरमाया हाँ कर सकता है। एक एक बुराई का जिक्र किया, लेकिन जब झूठ के बारे में पूछा सहाबा ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान मोमिन झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया झूठ नहीं बोल सकता। यानी रसूलुल्लाह ने ये बता दिया कि जो ख़ुद को मुसलमान कहे, ख़ुद को मोमिन कहे, तो फिर उसको, उस शख्स को चाहिए कि अपनी शख्सियत से झूठ को, फ़रेब को, धोखे को निकाल दे। ये वो बुनियादी बात है कि जिसे कुरान ने भी बयान किया और जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया। जी, तो ये था आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचा दिया। अभी एक खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग चौधरी मोहम्मद अकबर के दफ्तर पाक अरब सोसाइटी में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर लेबर विंग चौधरी तनवीर निसार गुज्जर ने कारकुनों के हमरा केक काटा। चौधरी तनवीर निसार गुज्जर ने कारकुनों के हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उनका ये कहना था कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये आज़ादी बड़ों की अजीम कुर्बानियों की वजह से मिली है, जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तकरीब में राव नासिर खान, खालिद महमूद खान, जनरल सेक्रेटरी लाहौर मोहम्मद शुएब खान और गुरवाल एडवोकेट, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर, अब्दुल लतीफ़ फौजी, शेख रमज़ान और सलीम शहजाद समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे इस तकरीब में। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग चौधरी मोहम्मद अकबर के दफ्तर पाक अरब सोसाइटी में जश्न आज़ादी के हवाले से ये तकरीब हुई है। अच्छा जी, ये आपके साथ खबर शेयर कर दी। आज की हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। पहली खबर है 75वां जश्न आज़ादी, जिंदा दिलान सड़कों पर उमड़ आए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की कामयाबी के 14 साल, हेड ऑफिस में सालगिरह की तकरीब। और पुलिस में तबादलों का रैला, 12 एसपी
43 DSP तब्दील। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ आना है। आज की हमारी खबरें जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले जैसे कि हमने बात आगाज़ में भी की, कल शहर भर में तकारीब का इनेकाद किया गया और लाहौरियों का तो हमेशा से एक अपना ही अंदाज़ होता है जश्न आज़ादी पर, जो हम देखते हैं कि एक अलहदा से जोश होता है। मुझे नहीं पता और मैं तो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड देख रही थी मैं इतना परेशान हो रही थी। कल रात इत्तेफाक तकरीबन कोई 9 बजे के करीब जाने का बाहर हुआ। एक तो रश तो बहुत ज़्यादा था ही था। अब ये बाजों वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने कल ये फील किया कि ट्रैफिक की आवाज़ कम थी और बाजों की आवाज़ ज़्यादा थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल फील किया है और गली मोहल्ले में घर बैठ कर भी फील किया है। हाँ। सड़क पे तो चलो किया ही किया है, जब आप घर बैठे हैं तो गली में भी बच्चे उसी तरह बाजे बजा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे बड़े मज़ेदार चल रहा था कि 14 निकात में कहीं जिक्र नहीं है कि बाजा भी बजाना है। करारदाद जो पास हुई उसमें भी कहीं जिक्र नहीं था कि बाजा बजाना है। लेकिन खैर, एक आज़ादी का दिन था, उसका जश्न तो बनता था और किसी न किसी तरीके से वो मनाया जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज देख लें, कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है लेकिन मुस्तरद हो गई है। तो बाजा चलता रहना चाहिए, बाजा रुकना नहीं चाहिए। इससे तो यही है, एक फेस्टिविटी है ना बच्चों के लिए। आपने एक मौका ऐसा है कि एंजॉय करने किसी भी तरह। आप दिन में अगर आपने कल ट्रैवल किया है तो नहर किनारे या किसी भी अहम शाहराह के किनारे आप देखें कि हर 30 से 35 फीट के बाद आपको एक दुकान सजी बाजों की नजर आएगी। ठीक है, उसके साथ झंडियाँ हैं, कौमी परचम है, ये सारी तकसीम हो रही है। बच्चों का ड्रेसेस जो हैं वो वहाँ पे पड़े हैं। तो ये क्या है कि एक आज़ादी, एक आज़ाद रियासत तो मिली हमें। कलमा तैयबा के नाम पर हमने इसको लिया और आज उसका क़याम अगर उसको हम शयान शान तरीके से मना रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक्टिविटी हुई? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ सिवाय आतिशबाजी के, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर आप लोगों से कहें कि वो बाजा भी ना बजाएं और वो हुल्लड़बाजी भी ना करें। वो देखें, मेरी बाइक है, मैंने पैसे लगाए, मैंने सिलेंसर निकलवाया है, मैं उसको वो भी मैं ना चलाऊं। वन व्हीलिंग पे तो खैर मैं खिलाफ हूँ, वो ना करना। अब देखें, जब आपके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है और फिर जश्न भी है और एक डायमंड जुबली आप मना रहे हैं कि 75 साल हमें मुकम्मल हुए, आज़ाद रियासत हुए, तो फिर जो भी तरीका कोई अपनाए उसको अपनाना चाहिए। हुआ भी यही है। देखें, माजी में ये होता था साई साहब भी कि बैरियर्स लगते थे, पुलिस रोकती थी, चाहे आपका नए साल आए या उसके बाद इस तरह का कोई इस दफ़ा नहीं हुआ ऐसा। इस दफ़ा ऐसा नहीं था। इस दफ़ा आपने शाहराहें खोली रखी, सब कुछ होता रहा। लेकिन एक चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि जिस तरह जिक्र किया जाता है कि फैमिलीज के साथ आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो है। वो आप जो मर्जी कर लें, वो हमने क्योंकि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना नहीं है। लास्ट ईयर एक्सपीरियंस एक दो ऐसे हुए कि उससे बहुत अफसोस भी हुआ और इस दफा लोग बहुत ज्यादा सोच समझ के बाहर निकले, लेकिन ऑल्दो रश फिर भी था। नहीं, आप उसका मीनार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, वो उसको छोड़ दें, आप उसको फैमिलीज के साथ ना मिलाएं। वो एक आप फेम लेने के लिए किया गया या जिस तरह भी किया गया, माइंड में बात बैठ जाती है ना कि अच्छा अब रश वाली जगह पे मोहतात हो गए। उसके फैक्ट्स उसकी सारी चीजें सामने आ गई कि आप कोई इस तरह के एक्ट करने जा रहे हैं। आप आज़ादी के दिन के पादाश में, आम शहरी के तौर पे मेरे जहन में ये बात आ गई कि अब मैंने अगर कहीं रश वाली जगह पे जाना है तो मैंने थोड़ा सा नहीं, वो एक्सपोज हो गया चीज़ें, चूँकि वो सारी सामने आ गई। पहले तो वो चलता रहा कि वो मुद्दई थे, फिर खुद ही मुलजिम बन गए। उसमें सबसे बड़ा नुकसान पुलिस का हुआ। एक DIG चला गया, एक SSP चला गया, SP चला गया, सारे मुतलका जो अफसरान थे उनको फारग करवा दिया गया। उसमें ये डेटरेंस तो थी। शुरू में तो लोगों में बड़ा खौफ था ना कि अगर इस तरह के मकामात पर अगर ऐसे वाक़यात सामने आएंगे तो कोई भी महफूज नहीं। ये तो बाद में चीज़ें सामने आई कि ये खुद ही उन्होंने एक स्टंट बनाया था और मशहूर हो गया और वो उनके गले भी पड़ गया। दूसरा, सिप्रा साहब की बात को कंटिन्यू करते हैं कि बाजे, मैं कल घर से नहीं निकला। एक्चुअली मैंने जो सबसे ज़्यादा बात, हम लोग अगर अपने टाइम का जश्न आज़ादी याद करें तो हमें मैक्सिमम पूरे घर में झंडियां लगाने का शौक होता था, या शौक होता था सबसे बड़ा झंडा हमारे घर में होना चाहिए। उस वक्त बाजा जो है वो मार्केट में भी बिल्कुल छोटा सा है। हम बजाते वो भी थे, वो चिप्स या निमको का पैकेट लेते थे, उसमें से भी निकलता था, वो भी हम संभाल के रखते थे। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वो ऐसे ही बाजे चल रहे थे जैसे गली में कोई शादी है या वो इस तरह का। रोड पे कल यकीन माने ट्रैफिक की आवाज नहीं थी, हर तरफ ही बाजों की आवाज थी। हर बंदा बाजे लेके चल रहा था, बच्चे बड़े सारे।
एक अच्छी फेस्टिविटी है, लेकिन अगर इसको बेहतर तरीके से बनाया जाए। लेकिन कल ट्रैफिक पुलिस ने भी बड़ा काम किया है, CCPO लाहौर भी खुद सिपरा सा है CCPO, उसकी मैं बता देता हूँ, क्योंकि CTO मुंतज़र मेहदी साहब खुद सड़कों पे रहे हैं, वो हैवी बाइक पे, कभी वो लिबर्टी आए हैं, कभी वो माल रोड पे रहे हैं, और सुबह तकरीबन 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ट्रैफिक पुलिस ने कोशिश की है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। सड़कों को अगर खुला रखा है तो किसी जगह पे हुल्लड़बाजी की वजह से बंद ना हो, फैमिलियां परेशान ना हो, लोग, सारी दुनिया आती है सड़कों पे। ऐसे ही है ना मकसद, मैंने कल भी ये चीज़ कही थी कि अगर जश्न है तो उसको जश्न अच्छे तरीके वाला, पॉजिटिव ही रहना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं, आपकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो किसी की भी जान को ख़तरा हो सकता है। अच्छा जी, जो मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी वो ये थी कि शहर को जिस तरह खूबसूरती से सजाया गया है। सिपरा साहब, PHA हमेशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से शहर को, हमारा मॉल रोड, केनाल रोड, लिबर्टी, मेन शाहराएँ जो थी, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। बिल्कुल इसी तरह है। जेल रोड नहीं सजाया, ये नहीं समझ आई उनके हेड के। अच्छा, वैसे मैं जेल रोड, मैं उस तरफ गई भी नहीं ना, ये 14 अगस्त जेल रोड भी सजाना होता है, लेकिन वो नहीं सजाया। केनाल रोड, जिलानी बाग की वजह से मुझे लगा कि शायद जिलानी बाग में, पार्क में कल आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग, शाम में, दोपहर के बाद वहाँ इतना रश था, फैमिलीज का, बच्चों के साथ लोग आए एंजॉय करने के लिए, लेकिन जेल रोड नहीं सजाई। नहर बहुत खूबसूरत सजाई थी, अंडरपासेस आप देख लें बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाया हुआ था। मार रोड, आप मेन बुले वार्ड जो है आपका गुलबर्ग, वो उसी तरह सजाया हुआ था। वो बात वही है कि एक आप वापडा हाउस देखें, उसके बाद आप जो कुछ और बिल्डिंग प्लाजाज देख लें, उनका जो वो ग्रीनिश जो उन्होंने शेड देकर लाइट्स का दिया हुआ था, वो एक ये बाजी अपनी जगह पे, लेकिन वो जो वाइट और ग्रीन का जो आप रंगों का आप देख रहे मिलाकर एक तो एक अपनाइयत आती है ना, आप में आती है एक, तो आपको अलग से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उसी तरह की लाइट्स नजर आ रही हैं, बड़े बड़े फ्लैग जो हैं वो लाइट्स की सूरत में बनाए हुए हैं। इंतजामिया ने काम बड़ा किया है ना, वो परवेज लाई साहब इसको ऑन कर गए हैं, पहले उनके खिलाफ बोलते थे, कल तो वो कमिश्नर लाहौर की बड़ी तारीफें कर रहे थे कि ये बड़ा काम कर रहा है। कैप्टन साहब का ये है कि जब भी लाहौर में जिले इंतजामिया में रहे हैं तो उन्होंने काम तो अच्छा करवाया है, चाहे कोई भी इवेंट होता है बड़े दिल से काम करते हैं, और चीज़ें एक्सपोज होती हैं किस तरह लोग इन चीज़ों को आके देखना चाहते हैं, तो इंतज़ामिया को किस तरह काम करने चाहिए। कल तमाम जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनको सजाया गया था, कहीं लाइटें लगाई गई थी, कहीं झंडियाँ, कहीं झंडे बड़े बड़े वहाँ पे नस्ब किए गए थे, तो एक खूबसूरती थी। बिल्कुल जी, ओवरऑल बड़ा अच्छा इवेंट कल का रहा। साई साहब, मुझे वाइंड अप करना है स्टोरी को, सिर्फ अब ये बता दें, क्या पुलिस ने कुछ मंचलों को पकड़ा भी, और ये जो पकड़ते क्या फौरी तौर पर रिहा भी कर देते? आना कल एक दो जो हुए हैं इस तरह के वाकयात बड़े अफसोसनाक के, अंधी गोली से 2 बंदों की डेथ हुई है। अच्छा। तो वो कल सुबह हमारे क्राइम रिपोर्टर्स ने खबर दी थी, तो यही चीज़ हम हर रोज़ इस पर अफसोस करते हैं कि आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए कि आपका इतना अच्छा इवेंट जा रहा है, सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है, और कोई 2 बंदे ऐसी हरकत करते हैं कि सारा जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। ऐसे ही है। तो इसमें पुलिस ने पकड़े भी हैं, पुलिस सड़कों पर भी रही है, लेकिन फिर वही बात है कि सोसाइटी का अपना भी तो कुछ ना कुछ किरदार होना चाहिए मामलात को ठीक करने के लिए। तो हम ये कोशिश नहीं करते कि अपने आप को ठीक करें। सिपरा साहब इस बात पे हंसेंगे भी, आप भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा रही थी कि पुलिस बेचारी यही कर सकती है ना, आपको रोक सकती है, अवेयरनेस दे सकती है। पिछले 1 हफ्ते से वो यही कर रहे थे, लेकिन अगर फिर भी हम बाज नहीं आते तो फिर वो क्या करें। अगर वो हमें डंडे मारेंगे, वीडियो आएगी, तो फिर आप यहाँ बैठ कहेंगे कि पुलिस ने बड़ी ज्यादती कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ों को कुछ ना कुछ हमें खुद भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी इस चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जी हम वापस आएंगे। तो कुछ सिटी न्यूज़ नेटवर्क माशाल्लाह कामयाबी से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और आगे भी इसी तरह से जारी रखेगा। कुछ खिदमात सिटी 42 की शहर लाहौर के लिए मेरे ख्याल से ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स बैठे हैं जो कि फील्ड में मौजूद रहते हैं, जो कि दिन रात काम ही आप लोगों के लिए करते हैं, उनसे बात करेंगे, उनके ख्यालात जानेंगे, ये कामयाबी का सफ़र उनका कैसा रहा। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क माशाल्लाह कामयाबी के 14 साल मुकम्मल कर चुका है और इसी तरह कामयाबी से ये सफ़र जारी रहेगा। एक चैनल से आगाज़ किया और आज माशाल्लाह से हम अगर बात करें सिटी 21, 24 और इसके साथ साथ जी रोही और 41 फैसलाबाद का चैनल, तमाम जगहों पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है लोगों का। और कल जिस तरह से हमने एनी ने अपने ख्यालात का इजहार किया, हमारे रिपोर्टर्स, लोगों को लगता है कि सिटी 42 पे अगर हमारा मसला चल जाएगा, चाहे वो लाइट नहीं आ रही है, चाहे वो पानी नहीं आ रहा है, चाहे वो गैस नहीं आ रही है,
या कोई फिर किसी के साथ कुछ चोरी डकैती का वाक़या हो गया तो फौरी तौर पर उनका मसला हल हो जाएगा। ये वो एतमाद है जो कि बहाल करने में हमारी पूरी टीम दिन रात कोशां रहती है। शायद सिप्रा साहब आपको तो बहुत धड़ाधड़ फ़ोन आते हैं, हम खुद उन लोगों में शामिल हैं। कोई भी मसला हो जाए, लाइट नहीं आ रही है, सुई गैस का मसला है, तो हमें ये लगता है कि ये इश्यूज़ हल करने में हमारा चैनल जो है, लाहौरियों को भी ऐसे ही लगता है, हमेशा पेश रहता है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, उसके साथ जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की इंतज़ामिया है, CEO साहब हैं, उनको मुबारकबाद का 14 साल मुकम्मल हुए। और आप भी शायद शुरू से हैं, लेकिन मैं उस वक्त ज्वाइन किया था जब अभी 3-4 महीने हुए थे ऑन एयर हुए सिटी 42 को, और उस वक्त आगाज़ था और बहुत सारी बातें सुनते थे कि एक शहर का चैनल आ रहा है, हाँ, शहर का चैनल आ रहा है तो नेशनल चैनल्स के दरमियान कैसे जगह बनाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेहनत जो है वो रंग लाती गई, और इसके साथ मैं अब बड़ा नाम जो हमारे यहाँ आज नहीं है, हमें सबसे पहले उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। असद साई साहब जो हमारे उस्ताद भी थे, साई साहब के बड़े भाई भी थे, तो उनका उस वक्त में करने में साई साहब का जो हाथ था उससे तो हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। उस वक्त में हमें बताना समझाना, शायद यूनिवर्सिटी से आकर अचानक से जर्नलिज्म में और फिर ऑन एयर स्क्रीन पे आना एक वो ख्वाब होता है, लेकिन उसको फिर पाया तकमील तक पहुंचाने में आपके कुछ लोग आपका साथ देते हैं। उसमें साई साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। तो आज देखें चैनल की कामयाबी के पीछे उनका नाम भूल जाना जो है ये है, तो हमें उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब बात रही कि एक छोटा सा एक पौधा लगाया, आज वो तनावर दरख्त बन गया, जिस तरह आपने खुद ही गिनवा दिया कि 4-5 चैनल्स जो हैं वो बन चुके हैं। और जो एतमाद की आप बात कर रहे हैं, तो मैं सुबह बच्चों को छोड़ने जा रहा था, वहाँ रुका स्कूल के बाहर, तो एक वॉइस नोट में आया तो मैंने सुना, वो भी यही था कि मेरे कल रात से बिजली बंद है तो आप प्लीज़ इसका कुछ करें। तो ये तो आते रहते हैं और ये फ़ख्र होना चाहिए हमें इस बात पे। कल हमारे साथ शो में थी और कहती मैं जहाँ कहीं जाती हूँ लोगों को लगता है कि सिटी 42 पे अगर उनका मसला आ गया है तो उनका मसला अब हल हो करेगा। देखिए उसकी क्या वजह है कि अगर आपके पास कोई मैसेज, कोई फ़ोन या कोई आ गया है तो आप रिस्पॉन्ड करें। हमारे ज़ुबान से चंद अल्फाज निकले, अगर किसी के मसले के हल निकल आता है या कुछ चीज़ ऑन एयर स्क्रीन पे चलते हुए कुछ हो जाता है, तो मेरे ख्याल में ये फ़ख्र की बात भी है और ये सवाब का काम भी है। दूसरी बात ये रही कि ये जो मसाइल हैं लोगों के, बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं, सीवरेज का बंद हो जाना, गली का जो है वो टूट जाना, सप्लाई मुअत्तल हो जाना, गैस का प्रेशर डाउन होना, बेसिकली पानी ना होना, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। लेकिन इस ऐसा मसला है कि जिसके बगैर आपका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे अब किसी जगह से कोई इस तरह की कंप्लेंट आई तो हमारी टीम जाएगी, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके मुतलका इदारे मुतहरिक होंगे। कमिश्नर साहब ने बहुत सारे ऐसे ही, जैसे हमने खबरें ऑन एयर की, मसाइल हल किए, CM साहब ने नोटिस लेके मसाइल हल किए। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो हमने ट्रेंड रखा, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से मैं ये चीज़ हम ऑन एयर भी कर रहे थे। साई साहब आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, किसी का बच्चा अगर गुम हो गया, हमने उसको स्टूडियो में बिठाया, पूरी एक ट्रांसमिशन चलाई और फिर हमें बहुत अच्छा फीडबैक ये मिला कि 1-1.5 घंटे में उसके वालिदैन आए और बच्चे को लेकर चले गए। कई दफ़ा ऐसे किया है और इसमें हमारी जो ज़बरदस्त चीज़ मैनेजमेंट है वो हमें बड़ा सपोर्ट करती है। सिप्रा साहब को और आप दोनों को बहुत मुबारक, चूँकि आप दोनों ने बड़ा काम किया है। मैं तकरीबन 42 के साथ तब से हूँ जब से साई साहब इसके साथ है। मेरा ख्याल है साई साहब पहले बंदे थे और मैं साई साहब को लेने आता था तो तब दीवारें बन रही थी उस दफ्तर की, जेल रोड वाले की, और रोज़ाना साई साहब को पिक एंड ड्रॉप। साई साहब ने एक बड़ा नेशनल चैनल छोड़ा तो मैं उनको कहता था कि आपने इतना बड़ा नेशनल चैनल छोड़ा है तो आप बिल्कुल वहाँ से शुरू कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो कहते थे कि मेहनत करते हैं, फिर जो बॉस ने मेहनत की वो आप सबको पता है कि जिस तरह हमारे CEO साहब ने काम किया, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। 1-2 साल में सिटी 42 के अलावा बड़े दफातर में देखा ही कुछ नहीं जाता था। मैं खुद अब भी किसी बड़े दफ्तर में जाता हूँ तो वहाँ पे आपका 42 चैनल लगा होता है। उसकी वजह ये है, आप बड़े दफ्तर की बात करें, मेरा कभी आबिद मार्केट जाना हुआ, उर्दू बाज़ार जाना हुआ, फिर शहर के किसी भी मार्केट में आप चले जाएं वहाँ पे सिटी 42 तो लाजमी लगा होता है। ये एक एतमाद है, लोगों को पता है कि ये खबरें ठीक चलाते हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो ऑफिस है वो हमें हर तरह की सपोर्ट करता है। हम किसी गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं होते। हम कोशिश करते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हाईलाइट किए जा सकें, जो अदारों में खामियां हैं उनको हाईलाइट किया जाए। हम सारी ये नहीं हम कहते कि हम हर चीज़ को जो नेगेटिव है उसको ही शो कर रहे हैं, जो लोगों के पॉजिटिव काम हैं उनको भी बड़ा हाईलाइट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं
इसलिए 42 को चूँकि हम छोटे से छोटा मसला, और वो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि साई साहब को हम कहते थे कि आप क्या गली में पानी खड़ा तो आप दिखा रहे हैं, जो 10,000 की चोरी हुई है वो दिखा रहे हैं। तो आज वो नजर आता है कि वही सारी चीज जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी और हमारी व्यूअरशिप बढ़ती गई है। फील होती थी। एक छोटी सी बात अभी मैं बता रही हूँ कि कल 14 अगस्त था, कुछ लोगों ने हमें अपनी पिक्चर्स भेजी और लोग फिर सिटी 42 लगा के इंतजार कर रहे थे कि हमारी पिक्चर्स वहाँ पर ऑन एयर होनी है और होती हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत है कि लोग इंतजार करते हैं और लोग चाहते हैं कि जी वो अपना पसंदीदा चैनल देखें। तो ये कामयाबी का सफ़र हम इसी तरह से जारी भी रखेंगे। आपके खुशी गम और अल्लाह ताला खुशियाँ ही रखे जो हम दिखाते रहें, या छोटे छोटे मसाइल ज़िंदगी में होते हैं तो ज़रूर हम वो हल भी करते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टीम सुबह जो अपनी ड्यूटी पे आती है शाम तक आप ही लोगों के लिए काम करती है, आप ही लोगों के लिए सर्व करती है और ये सिलसिला इसी तरह कामयाबी से इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और हमारे बाद हमने देखा इस ट्रेंड को बहुत सारे लोगों ने अपनाया, लेकिन जो नाम और जो एतमाद और जो लाहौर का दूसरा नाम सिटी 42 बना वो कोई नहीं बन सका। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर हमारे पास है जी 12 एसपीज 43 डीएसपीज तब्दील किए गए हैं। लाहौर पुलिस में तबादलों का एक रैला है और ये मेरे ख्याल से फ्राइडे को इरफान मलिक हमने तब भी ये खबर डिस्कस की थी। सो ये हो क्या रहा है, किस बुनियाद पर तबादले हो रहे हैं साई साहब? हुकूमती तब्दीली पे तबादले हो रहे हैं और पुलिस को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है। मैं तो कल वो मेरी 2-3 अफसरान से बात हो रही थी, मैंने कहा 3 तरह की पुलिस होनी चाहिए, हुकूमती पुलिस, अपोजिशन पुलिस, अच्छी कैटेगरी आपने बना दी, थर्ड जो है वो इलेक्शन वाली पुलिस। हाँ। जो भी अगर हुकूमती पार्टी का है तो अपने अफसरान को लगा ले, जब अपोजिशन को एक न्यूट्रल कर लें, एक अपोजिशन जो वो गवर्नमेंट में आए तो वो वाली जो टीम है वो आ जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी तो नहीं है, बेचारे अपनी सीटें बचाने के लिए अब सबको अपना काम भूलना पड़ता है। लाहौर पुलिस के सारे SHO चेंज हो चुके हैं, लाहौर पुलिस के सारे SP चेंज हो गए हैं, लाहौर पुलिस के सारे DSP चेंज हो गए हैं। अब नई टीम को एडजस्ट होते हुए टाइम लगेगा, उतनी देर में चाहे हुकूमत चेंज हो जाए फिर दोबारा यही। और अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब में ये तकर्रो तबादलों का सिलसिला जारी है। IG से लेकर जितने भी DPOs हैं तकरीबन 70% चेंज हो चुके हैं। जो 30% रह गए हैं वो मेरा ख्याल है सिफारशियों की लड़ाई है कि किस बंदे ने लगना है। और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि आज आपको लगाया है, कल सिपरा साहब के आर्डर हो गए, कल सिपरा साहब ने भी ज्वाइनिंग नहीं दी तो अली साई के आर्डर हो गए। इस तरह के अजीब से आप काम कर रहे हैं। आप इस मुल्क के लिए थोड़ा कर रहे हैं, तो मैटर नहीं करती है, नहीं कारकर्दगी तो है ही नहीं ना। यहाँ पे तो सारे सियासी स्टंट हैं और पिछले तकरीबन 4 माह से 5-6 माह से कोई भी ऐसा आर्डर नहीं हुआ कि IG को खुद अपनी टीम बनाने की कोई किसी ने मोहलत दी हो। तमाम जो आर्डर्स हैं वो CM सेक्रेटेरिएट से चलते हैं, वहीं से डायरेक्शन। हमेशा हर दौर में यही होता है, सियासी जमातों का असर रसूख इन चीज़ों पर रहता है, लेकिन इस दफ़ा जो हो रहा है ना, और फिर और ये कही गई, अनाउंस किया गया। थोड़ा चीज़ें बताने लगा कि होता ये था कि IG ऑफिस की एक इज्जत होती है, रख रखाव होता है कि यहाँ से समरी जाती थी, ऊपर से उसमें एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता था, बेशक वो सिफारशी होता था या बताया गया होता था कि आप समरी भिजवाएं। अब तो वो कल्चर ही ख़त्म हो गया ना। रात को आपने चाय लिया है वज़ीर आला का, सुबह 8 बजे आपने DPO मंडी बहाउद्दीन चेंज कर दिया है, उससे 2 दिन बाद दूसरा DPO चेंज कर दिया, फिर RPO, फिर सारा कुछ ये ऐसे लड़ाई झगड़ा शुरू है। और इसमें एक और मज़े की बात है कि सुबह 8 बजे आपने DPO मंडी बहाउद्दीन चेंज किया है, तो मेरे सोर्सेज का कहना है कि वहाँ पे चूँकि एक बड़ी बाअसर शख्सियत है CM सेक्रेटेरिएट में, उसने चेंज करवाया, तो PTI के लोगों ने, मंडी के लोगों ने उसके चाय लेने से रुकवा दिया है। फिर 2 दिन बाद दोबारा उसके आर्डर जो हैं वो वापस हुए। अब वो DPO नारवा लगे। यानी तबादले तैनातियाँ इन बुनियादों पर हो रही हैं कि आपका कोई CM सेक्रेटेरिएट में बड़ा हैवी बंदा बैठा है तो जी तबादले हो जाएंगे, हुकूमतें चेंज होगी तबादले हो जाएंगे। शायद सिपरा साहब, मैंने कहा कि ये पहले भी होता है, हमेशा होता है, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से एक पूरा रेला का रेला तब्दील हो रहा है, फिर कारकर्दगी किसी की नहीं रहेगी। कोई अफसर फर्शनास नहीं हमें आने वाले टाइम में नज़र आएगा, कोई अफसर अपनी ड्यूटी के साथ लॉयल नज़र नहीं आएगा, सब बस ऊपर वालों को खुश करने में रहेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपके ये SSP, SPs और DS इस पे ऊपर के जो लेवल है ये होता था, लेकिन DSPs और इंस्पेक्टर्स लेवल पे नहीं होता था।
सियासी बुनियादों पे नहीं होता। आप इस तरह अचानक से 20-20 SHOs को आप तब्दील कर दें, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को तब्दील कर दें, आप DSPs को इतने बड़े लेवल पे तब्दील कर दें, साइज ऑफ क्राइम बीट करते हैं, ऐसा नहीं होता। DSP लेवल तक नहीं होता, आप SP से ऊपर चले जाएं, वो होता था DPOs के सतह पर, RPOs की सतह पे होता है। हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इस तरह करती। अब ये यहाँ क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया जो है, आप इसमें सियासी जगह सोशल मीडिया का रंग जो है वो ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि जी ये SHO जो था, ये इसकी तस्वीर है, इसने ये मार्च रोका था, लिहाजा इसको आप इबरत का निशान बना दें, उसको हटा दें। साहब को इंटरप्ट कर रहा है, ये 25 मई के रिजल्ट आ रहे हैं और इसमें अगली जो चीज़ है वो बड़ी खौफनाक होने जा रही है कि आने वाले दिनों में आपको जो तस्वीर आई थी और जो SHOs, DSPs और SPs हाईलाइट हुए थे, उनके खिलाफ बड़े सख्त एक्शन होते हुए नजर आएंगे, चूंकि फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं। अगर ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसकी क्या वजह है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनको जो गवर्नमेंट आपके जो हुक्म देना है इन्होंने वही करना है। आप कहें कि इनको सियासी लेबल लगाएं, आपके DPOs पे हो सकता है, आपके RPOs पे सियासी लेबल हो सकता है, MNAs वुज़रा उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते भी हैं, रुकवाते भी हैं, सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। DSP लेवल, इंस्पेक्टर्स लेवल पर भी होता है, लेकिन आप उसको 25 मई की बुनियाद बनाकर आप इनको तब्दील करना शुरू कर दें और फिर उसके बाद पुलिस से ये तवक्को करें कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करेगी। सोशल मीडिया पे आता है कि इस सर्कल का DSP जो था उसने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, उसने शेलिंग की, आप उसको हटा दें या उसको तब्दील कर दें, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। आया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नहीं पता कि इस तरह के जो मामला होते हैं, पहले CM नहीं रहे, कब से सियासत कर रहे हैं, खानदान कब से सियासत में है। खबर ना वाइंड अप करने का नहीं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इन हालात को बेहतर करना है, वही अगर यही वो पुलिस थी जिसने TLP को रोका था और यही वो पुलिस है जिसने PTI को रोका है। तो जो भी डायरेक्शन आएगी उन्होंने तो काम करना है। तो हमने उम्मीद अब किससे रखनी है कि कौन इस ट्रेंड को चेंज करेगा, कौन हालात बेहतर करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब चीजें संभालनी है वही ये सब चीजें बिगाड़ पैदा करने का सबब बन रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं। साई साहब ने सही कहा, अल्लाह ताला से उम्मीद रखे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों के लिए अवार्ड का एहतमाम किया गया था जी। ग्रुप लीडर एप्टमा ख्वार एजाज की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है और मेरे ख्याल से दुखी इंसानियत के लिए उनकी जो खिदमात रहती हैं, हमारे ख़ास तौर पे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हस्पतालों में जो उनकी जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, या क्योंकि यहाँ पर अस्पतालों के हालात का बस अल्लाह ही हाफिज है। शाहिद सिफरा साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनकी टेक्सटाइल सेक्टर में जो खिदमात है वो तो अपनी जगह पे, वो तो बिजनेस के हिसाब से आप कह सकते हैं। जो आपने बात की कि हॉस्पिटल्स में या गरीब और मतवसत तबका की खिदमत करना, आप देखें कोविड जब आया इस दौरान जो सफ़ेद पोश तबका था क्या हालात थे, उसमें उन्होंने जिस तरह राशन की तकसीम की। उसके अलावा आप जिना हॉस्पिटल में देख लें, पेशेंट्स के लिए जो उन्होंने वहाँ पे डायलिसिस सेंटर खोल रखा है। इसी तरह आप फ्रेंड्स ऑफ PIC जो है उनमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक अलग ब्लॉक बना पनाहगाहों में जो उनकी जानिब से रोज़ाना 10,000 के करीब जो लोग हैं उनको फ्री खाना जो है आप फ्राहम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखें, ये आपकी जो मौजूदा हालात के तनाजुर में देखें बड़ा मुश्किल होता है और उसमें आगे बढ़ चढ़ कर अगर आवाम की खिदमत कर रहे हैं तो इसका अजर आपको अल्लाह ताला ने देना है। और यही खिदमात है जिनके पेश नज़र आज जो आपको एक बहुत बड़ा तमगा जो है उससे पाकिस्तान में जो हुकूमत नवाजने जा रही है और बाकायदा तौर पर उसका अनाउंसमेंट भी तो माशाल्लाह वेल डिजर्व। मेरे ख्याल से इस तरह के लोगों के अचीवमेंट्स को सराहना भी चाहिए, आगे भी लेकर आना चाहिए, मोटिवेशन होती है। साई साहब, एक जुमला जो आप कहना चाहें, फिर मुझे बाइंड अप करना है। देखें ना, गैर सियासी हो के लोगों की खिदमत करना कोई लालच नहीं है। जहाँ भी देखते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे हैं तो उनके लिए डोनेशन दे रहे हैं अरबों रुपए में, हर हॉस्पिटल में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला इसी चीज़ का अजर देता है। और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, कभी देखा भी नहीं कि वो शोहरत के पीछे भागते हों या कोई और इस तरह का लालच। बिल्कुल, तो हम दुआ गो हैं कि जी अल्लाह ताला इस सिलसिले को इसी तरह से आगे बढ़ाए, मज़ीद ख्वार एजाज साहब को ये मौके फराहम करे कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर सके। ब्रेक के बाद आएंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे जी। प्रोग्राम के सिलसिले में हम चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें, आप परेशान बिल्कुल ना हों। ऑल्दो हमारे यहाँ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने घर चलाने हैं उन्हें छोटी छोटी परेशानियाँ भी रहेंगी। ख़ास तौर पे अगर हम घर के बड़ों की बात करें और घर में अगर बड़े परेशान हों,
बड़ों को टेंशन एंग्जाइटी रहे, आपका ओवरऑल घर का माहौल ऐसा बन जाता है, चिड़चिड़ापन देखते हैं जिन घरों में ये सब है। सो हर दूसरे घर का ये मसला है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। वजह क्या है जी? टेंशन किसी बात के ले लिया, डिप्रेशन हो रहा है, महंगाई है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। सो रिलैक्स कैसे रह सकते हैं, पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हैं? इतनी सारी परेशानियों में आप कुछ ऐसा क्या करें कि आप नॉर्मल रहें? तो ये हमें बताने वाली हैं जी हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद है, ताहिरा रुबाब। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपका? ठीक, आपके? अच्छा ताहिरा, मुझे ये बताएं, खुद माशाल्लाह आप तो लोगों को गाइड करती हैं, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सॉर्ट आउट करती हैं। कभी खुद डिप्रेशन फील हुआ, टेंशन फील हुई, और उसमें आपका अपना रिएक्शन क्या होता है? हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि लोगों को पता हो कि आप क्या करती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी भी होती है। और मैं तो खैर ये बात कहूँगी कि लोगों को यूजुअली ये लगता है कि शायद जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं, दे नेवर गेट इनटू दिस, दे कैन गेट इनटू दिस। उनको भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब हो सकता है। अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाए हैं वो हर चीज़ महसूस करेंगे, खुशी भी, गम भी, सब कुछ। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ होता ये कि हमारा रिस्पांस थोड़ा सा आम लोगों से डिफरेंट होता है। हमें समझ आ जाती है और हम जल्दी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और उसका कंट्रोल बहुत जल्दी जो है वो हो जाता है। मुझे याद है मैंने बहुत स्वेयर एंग्जाइटी को फेस किया, बहुत स्वेयर एंग्जाइटी मैंने फेस की है। और वो उस वक्त मैंने फेस किया जब मैं यहाँ से ट्रांजिशन में थी, यानी मैं जब पाकिस्तान छोड़ के बाहर चली गई, तो वहाँ पे सेटल डाउन होने में, क्योंकि आपको कुछ टाइम लगता है वहाँ पे, तो वो टाइम मेरा, मैं समझती हूँ कि मैं उस वक्त वाकई ही एंग्जाइटी को सही तरीके से देख पाई कि ये होता क्या है एक्चुअली। और वो जिसको हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, तो आई फेस दैट। लेकिन उसमें हुआ ये कि मैं, ये नहीं हुआ कि मैं किसी साइकेट्रिक मेडिसिन के ऊपर चली गई हूँ, ये भी नहीं हुआ कि मैं जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई और मैं अपनी ज़िंदगी को वापस नहीं लेके आ सकती। मुश्किल थे 4 महीने, 4 महीने मुझे बिल्कुल याद है, वो 4 महीने बहुत मुश्किल थे। मगर उन 4 महीनों में मेरी एफर्ट्स जो थी वो हर दिन जो है मुझे बेहतर कर रही थी। सो वो 4 महीनों के अंदर अंदर मैं अपना एडजस्टमेंट भी कर पाई, अपनी एंग्जाइटी को भी मैनेज कर पाई, लेकिन बहुत मेहनत के साथ। ये नहीं हुआ कि मैं कहूँगी जी हाँ ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये खुद ब खुद ठीक नहीं होता। आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है। बिकॉज जब आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये खुद ब खुद ठीक कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, अब आप उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, आप आउटगोइंग नहीं रह गए, आपको नेगेटिविटी ने इतना ज़्यादा अटैक कर दिया हुआ है, आप जिंदा ही नहीं समटाइम्स रहना चाह रहे होते, आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, बातचीत करने। तो ये एक बिहेवियर आपका बनता जा रहा है। अगर आप कहें कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा तो ये खुद कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि ये वर्स होगा हर आने वाले दिन, अगर आप इसको रोकेंगे नहीं, इसको आप इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। सो इसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको जो चीज़ बचा सकती है, जैसे मैंने कहा कि मैंने साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं ली, लेकिन मैं इससे गुजरी बहुत बुरी तरह, बिल्कुल मैं देख पाई हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो वो उसमें सिर्फ वजह ये थी कि मैं बहुत अर्ली साइंस मुझे पता थे, मैं उसमें वर्क करना शुरू हो गई, तो मैं जल्दी बाहर आ गई विदाउट मेडिसिन। यही मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, मसलन आपका मूड लो हो रहा है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको ज़िंदा रहने को दिल नहीं कर रहा, आपको भूख प्यास ख़त्म हो गई है, या आप इतने स्ट्रेस में है कि आपको भूख प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, तो अपने साइंस को ऐसे ना समझें कि ये कुछ नहीं नॉर्मल है, इनको ये नॉर्मल नहीं समझना है। एग्जैक्टली, ये कम से कम अगर 2 वीक्स आप इसी कांस्टेंट चीज़ में से गुजर रहे हैं, तो फिर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि दिस इज़ द पॉइंट व्हेन यू नीड टू इंटरवेन। आप इसको नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो होगा क्या भला? आपकी बॉडी जो है इसी चीज़ की यूज टू हो जाएगी, इसी बिहेवियर की। जब वो इस बिहेवियर की यूज टू हो जाएगी, तो वो जो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन है आपको, वो आपको एक्चुअली बायोलॉजिकल हो जाएगा। और जब वो बायोलॉजिकल हो जाएगा आपको, तो फिर आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेंगी। फिर मैंने जैसे कहा कि 4 महीने में विदाउट मेडिसिन मैं बाहर आ गई थी, लेकिन ये हो सकता है कि जी आपको 4 महीने का फिर पता नहीं 4 साल भी लगेंगे। वो लोग जो कि मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं विदाउट मेडिसिन। वो इस डिप्रेशन से, परेशानी से, वो जो वसवसे जहन में आते हैं कि अच्छा अगर मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ ख़राब ना हो जाए, अच्छा अगर मैं घर जा रहा हूँ मेरी किसी से लड़ाई ना हो जाए, और अगर लड़ाई हो गई या घर जाते ही काम से आप गए हैं, अच्छा काम नहीं रहा, तो आपका हर किसी से घर में, फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस डिप्रेशन को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए अना, बहुत ज़रूरी ये है, सबसे पहले किसी भी चेंज की जो की होती है ना, वो आइडेंटिफिकेशन होती है। यानी हम पहचान जाएं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ हो रहा है।
चाहे वो मुझे नहीं लग रहा मगर मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसको पॉइंट करते हैं। हम जिन लोगों से परेशान होते हैं हम उनको रोजाना उनके बिहेवियर के बारे में बताते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको खुद तो नहीं फील हो रहा मगर इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको पॉइंट ज़रूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कुछ तो है कि लोग आपको इस तरह से बात करें या आपकी तरफ उंगली करेंगे, ये बात है, इसके ऊपर जस्ट थिंक ऑफ इट, या उससे वो प्रॉब्लम में आ रहे हो या फिर खुद आ रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है एंड देन जो कुछ चीज़ें आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मसाइल से बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर निकाल सकती हैं, वो आपकी थिंकिंग है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी थिंकिंग। आई कैन कम आउट ऑफ दिस, येस आई कैन कम आउट ऑफ दिस एंड आई हैव टू, मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इसके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब समटाइम्स एंग्जाइटीज जो होती हैं या डिप्रेशन जो होते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। मसलन आपकी ज़िंदगी में कोई एक प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से आपको मे बी फेलियर का फेस करना पड़ा हो या कुछ और हुआ हो आपके साथ, तो उसकी वजह से फिर आप एक लंबे उसी इमोशनल सेटबैक जो होता है आपका, उसी में आप चलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आपकी प्रॉब्लम बेस्ड एंग्जाइटी और डिप्रेशन या कोई ऐसा स्ट्रेसर की वजह से है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। लेट मी टेल यू, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कोशिश करें और वो हो ना। और ये मैं खुद नहीं कह रही, ये खुदा ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप डिप्रेशन में रहने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे इसके रास्ते। बिल्कुल। सो इसको सबसे पहले अपनी जो है इसमें कैटेगरीज भी होती होंगी। कुछ लोगों का लेवल बहुत अब चला जाता है ना कि वो मार पीट तक आ जाते हैं, और कुछ लोग बहुत जल्दी इस पे रिकवर भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। सो कुछ साइंस सिम्टम्स ऐसे बता दें कि अर्ली रिकवरी अगर कोई चाहे, इन साइंस पे आपको फौरी तौर पर जो है कुछ अपने आप को फौरन कर लेना चाहिए। जैसे बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है जो बड़े सिवियरिटी में चले जाते हैं, उनका तो पूरा लाइफ जो है पैरालाइज हो जाता है, पूरा लाइफ उनकी पैरालाइज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हाईजैक हो जाती है, और फिर उनको मेडिसिन और समटाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। मगर जो अर्ली साइंस कुछ हैं, जैसे हमने पहले अभी बात की कि अगर आपका मूड जो है बहुत ज़्यादा लो है, आप इरिटेबल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको डर और खौफ बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी भी चीज़ के मतलब, जैसे अना ने अभी बात की कि घर जाऊंगा तो ये ना हो जाए, किसी से लड़ाई ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये वो सारे थॉट्स हैं जो आपको एंग्जाइटी, डर और खौफ, और फिर अल्टीमेटली मे बी किसी एक स्टेज के ऊपर आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, और ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी फेलियर में गए हैं, रिसेंटली आपको बड़ी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, इमोशनल सेटबैक कोई आपका बहुत बड़ा आया है, या कोई एक दिन बैठे हुए अचानक, क्योंकि ऐसा भी समटाइम्स हो जाता है कि एक दिन कोई बैठे हुए सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं और आपकी एक सोच जो किसी एक चीज़ के ऊपर फंसती है और फिर आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारी वो अर्ली साइंस हैं एक्चुअली। इन अर्ली साइंस के ऊपर आप ये करें, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फ़ौरन जो है आप अपना जैसे अगर प्रॉब्लम बेस्ड है आपकी एंग्जाइटी और ये वो, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाएं, सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी डे रूटीन को ज़रूर चेक करें, बिकॉज बहुत सारे लोग टाइम पे लोग कहते हैं कि जी हम पूछा जाए उनसे कि अच्छा आप क्या करते हो, अपना दिन पूरा स्पेंड कैसे करते हो? जी काम पे जाते हैं, फैमिली देखते हैं। ये दो मेजर एक्टिविटीज़ हमारे हर घर में हर बंदे की होती हैं। ये वो टाइम है जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने काम के लिए कर रहे हैं। इसमें आपके लिए 15-20 मिनट जो हैं वो अगर आपके अपने लिए होंगे तो आप बहुत सारी एंग्जाइटीज़ और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और वो अपने लिए कैसे हो सकते हैं? कहा यह जाता है कि अगर दिन के अर्ली जैसे आप उठे हैं और उसके 20 मिनट जो है अगर आपने पॉजिटिविटी में गुजार दिए, उठने के बाद पॉजिटिविटी में 20 मिनट गुजार दिए, जो कि नमाज में हो सकते हैं, तिलावत में हो सकते हैं, मेडिटेशन में हो सकते हैं, 20 मिनट वॉक में हो सकते हैं। अगर आपके अर्ली 20 मिनट जो हैं दिन के वो बहुत अच्छे गुजरे तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर आपका फर्स्ट चंक ऑफ यानी ये अर्ली 20 मिनट्स फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, आप उठना नहीं चाहते थे, आपको उठना पड़ गया, लो एनर्जी है, बहुत कुछ है, तो फिर आपका पूरा दिन भी उसके हिसाब से जाता है। सो अपने फर्स्ट 20 मिनट्स को जो है ज़रूर प्लान करें कि आपने यानी उसको अपने लिए रखें। अपने वो उसमें आप अपनी स्पिरिचुअलिटी करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो सिर्फ आपका अपना होना चाहिए। और उसके बाद दिन का कोई ना कोई एक ऐसा काम जो है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मे बी वो म्यूज़िक हो सकता है, तलावत हो सकती है, जहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। आपके अपने दोस्त के साथ आपकी बात करना ज़रूरी हो सकता है। आजकल अनफॉर्चुनेटली है ना, हो ये रहा है कि हम अपनी सोशल टाइज को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों से मुकाबले में आ गए, उनके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते। सो आप जिस इंसान का जितना ज़्यादा सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, यानी आपके इमोशनल बैंक अकाउंट्स जितने ज़्यादा होते हैं,
आप उतने ही ज़्यादा चीज़ों से बाहर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप फंसते नहीं हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप उससे बाहर आते हैं उतने ही ज़्यादा जल्दी, क्योंकि आपके पास आपका इमोशनल बैंक अकाउंट है जहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। सो ये इमोशनल बैंक अकाउंट्स हमें बनाने की ज़रूरत होती है। देन आप जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज से रिकवर कर जाती हैं। आपका डिप्रेशन भी और आपकी एंग्जाइटी भी मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स और वो केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको आपके डिप्रेशन को कम कर सके। नेचुरली ये उसका तरीका है। मेडिटेशन से ये हो सकता है, ये एक्सरसाइज से हो सकता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग से हो सकता है। एंड देन बहुत सारा इफेक्ट जो है हमारे सराउंडिंग का होता है। लेट्स से कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप प्लीज़ ये मैं क्विक फिक्स आपको बता रही हूँ कि अपने इर्द गिर्द हमेशा ब्राइटर कलर्स रखिए। मसलन जैसे आप अपने इर्द गिर्द ऑरेंज, येलो, इस तरह के कलर्स जहाँ से आपको ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आपका जो है इर्द गिर्द का। और लो टोन म्यूजिक मत सुनिए, हाई बीट्स वाला म्यूजिक सुनिए, बिकॉज जो कुछ आप सुनेंगे, जो कुछ देखेंगे वो आपके डिप्रेशन को या कम करेगा या बहुत ज़्यादा करेगा। अगर आप दुखी गाने सुन रहे हैं, रोने पीटने वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका डिप्रेशन प्रोलॉन्ग करेगा। अगर आप इससे ज़्यादा जल्दी बाहर आना चाहते हैं तो ये चीज़ें करें। और एलईडी लाइट्स जो होती हैं अपने घरों में, जब आप डिप्रेशन के या सैडनेस के फेज़ में से गुजर रहे हो, लो लाइट्स मत रखिए अपने कमरों में, ज़्यादा यानी ब्राइटर लाइट्स अपने कमरों में रखिए। जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे ब्राइटर लाइट्स होनी चाहिए ताकि आपका ग्लूमी फेस जो है ना वो फील ना हो। ये ऑटोमेटिकली जब आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, आप फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा जाते हैं और आपकी सोच थोड़ी सी सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। इर्द का माहौल आपको एनर्जी भी देता है, पॉजिटिविटी भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे तो आप, आई कैन बेट यू कि आप विद इन फ्यू वीक्स आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। ये आपके हाथ में है कि आपने अपने आप को सेवेरिटी से कितना बचाना है। मगर यहाँ एक कॉशन ज़रूर देना चाहूँगी, इट डज नॉट हैपन विद एवरीबडी। ये सबके साथ नहीं होता। बहुत सारे लोग बेचारे इस तरह के होते हैं जिनको जेनेटिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको जेनेटिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से टाइम टू टाइम वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में गुजरते रहते हैं। बट देन अगेन जानना जो है वो आपके अटैक को बहुत मिनिमाइज कर देता है। टाइमली जब आपको पता चल जाए कि आपका ये इशू है, ये इशू है, और फिर आप उस पर फौरन काम करना शुरू कर दें तो आप वो हिट बॉटम नहीं करते, आप नीचे नहीं उतना करते, आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बिल्कुल। सो ये चीज़ें इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, जेनेटिकली भी आपके अंदर आ सकती हैं। लेकिन सबसे आज की गुफ्तगू का जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि आपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से करना है। चीज़ें खुद ब खुद आपकी सेटल होना शुरू हो जाती हैं और फिर जहाँ कहीं आपको लगता है ना आपको कामयाबी मिलना शुरू हुई है, फिर आप खुद ब खुद पॉजिटिव आपका एक एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो अच्छा आगाज़ करें, अपने आप को वक्त दें, अपने बारे में सोचें, अपने लिए कुछ अच्छा करें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, आपकी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी शहर का मौसम सुबह से खुशगवार है क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी और अच्छी खासी बारिश, बिजली भी बहुत ज़्यादा जो थी वो चमक रही थी। उसके बाद बारिश हुई, मौसम अच्छा हो गया। सुबह से जब हम दफ्तर भी पहुँचे तो अच्छा खासा बादल भी थे, हवा भी चल रही थी, लेकिन बीच में आपको थोड़ा मौसम तब्दीली की तरफ भी नज़र आ रहा था। अभी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। सो मौसम कैसा है अभी का टुडेज़ वेदर में देखते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारी रिपोर्टर कोमल बाहर मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी मौसम कैसा है। जी कोमल, बताइए। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम आज बहुत ज़्यादा खुशगवार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और गुज़िश्ता रात से ही मानसून की हवाओं ने तेज़ आंधी और बारिश के साथ जो है वो शहर लाहौर का मौसम मज़ीद मुनफरिद और खुशगवार बना दिया है। इस वक्त भी जो है वो शहर लाहौर पर काले स्याह बादलों का बसेरा है जो कि कभी भी अब्र रहमत बरसने का बाइस बन सकते हैं। मौजूदा दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज जो है वो शहर लाहौर का मौसम इसी तरह से तब्दीलियां दिखाएगा, अटकलियां खेलेगा, ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा और शहरी इस मौसम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं जो कि पिछले 2 रोज़ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज उनके चेहरे भी खुशी से खिलखिला उठे हैं। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है और आज कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाएगा। माहिरीन की जानिब से शहरियों को अच्छी खबर ये सुनाई गई है कि आज शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं
हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। सरसब्ज सब्जा तो वैसे ही आंखों को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है, तो इस वक्त भी जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से शहरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और जो रंग बिरंगे फूल हैं इन ठंडी हवाओं में झूमते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि शहर में मज़ीद मुतफरिद सा जो है वो फिज़ा को मुअत्तर भी कर रहे हैं और शहरी इस मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी जो है वो स्टूडियो के बाद बाहर का रुख जरूर करें और इन ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों में खूब एंजॉय करें। थैंक यू कोमल, बहुत शुक्रिया। मौसम इस वक्त खुशगवार है, वक्फे से बारिश की प्रेडिक्शन भी है। सो कोमल हमें इस वक्त बाहर के मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्रोग्राम में अभी जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हमारी गेस्ट, जिनके बारे में मैं अगर ये कहूँ कि वो हरफन मौला हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में लड़कियां उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकती, लेकिन जब इन्होंने स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया तो अंडर 19, अंडर 16 में माशाल्लाह ये चैम्पियन भी रहीं। बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ मौजूदा अगर मैं अभी बता दूं जी, DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री फ़िलहाल ये जो है वो अब कर रही हैं कंप्लीट अपनी। आर्टिस्ट भी हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं और इसके साथ साथ सिंगिंग भी कर लेती हैं। सो इतना सारा काम ये कैसे कर लेती हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं किसी में एक टैलेंट होता है जो बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये हर फील्ड में हमें ऑलमोस्ट हमारी आज की मेहमान जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती नज़र आ रही है। इकरा ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक। इकरा, मतलब डिफरेंट सारी फील्ड है, मेडिकल भी, स्पोर्ट्स भी, सिंगिंग भी, मेकअप भी। सो किस तरह से हर जगह पे आपका इंटरेस्ट कैसे बना? मुझे लगता है कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इस तरह का टाइम है कि हम बिल्कुल ही आजकल लैपटॉप्स में घुसे होते हैं, हाँ। इंटरनेट में, तो आपको अपने आप को इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। आपको अपने अंदर का टैलेंट निकालना चाहिए। तो उसी तरह से मुझे बैडमिंटन का पहले शौक़ हुआ, मेकअप का, फिर जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की उधर से मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं मेकअप करूं। और जब आपको रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं तो फिर आपको होता है कि आपके अंदर एक और पैशन आता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आपका पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारा जैसे एनवायरनमेंट है और ये सारी चीज़ें लड़कियों को पीछे रखते हैं। हाँ। मतलब स्पोर्ट्स की तरफ इतना उनका रुझान नहीं है, तो पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ खुद अपने लिए कुछ करना, खुद अपने लिए इनिशिएटिव लेना और कमाना शुरू करना, मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत है। सो आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को साथ लेके चली कि कम से कम अर्निंग इतनी रहे कि आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकें। ऐसी है, क्योंकि एक लड़की को आजकल आपको पता है कि इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी अर्निंग भी साथ रखें, लेकिन आपको अपनी साइड एक्टिविटीज़ भी रखनी चाहिए ताकि आप और बहुत सी चीज़ों से दूर आएँ, तो उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, बैडमिंटन प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से ली और वो सारा टाइम जो आपने माशाल्लाह अंडर 16 में कामयाबी हासिल की, अंडर 19 में कुछ बताइएगा अभी कॉल। अच्छा, मैं आपको बहुत मज़े की बात बताती हूँ कि ये स्टार्ट इस तरह से हुआ कि लोकली इवेंट्स होते हैं ना, आप किसी टूर्नामेंट पे गए, आप वहाँ पे विनर हुए, ठीक है, वहाँ से एक जीत का जैसे पैशन नहीं अंदर डेवलप हुआ कि वहाँ से यार जीत का तो लहदा मज़ा है, तो वहाँ से एक पैशन अंदर आया कि यार नहीं, अब इसको थोड़ा प्रोफेशन के तौर पे आगे लेके जाना है। तो ऊपर से पेरेंट्स की भी सपोर्ट थी। फिर वहाँ से ट्रेनिंग शुरू की, प्रॉपर ट्रेनिंग कोचेस हायर किए, उनके साथ ट्रेनिंग की सेशंस। और आप सोचेंगे कि हर जगह जैसे स्कूल से हमारा हुआ, हम स्कूल से गए और वहाँ से हमने ट्रेनिंग सेशन लिया डायरेक्टली वहीं से ही, और फिर इसी तरह से अंडर 19, अंडर 16 उसकी ऑफर्स आई, फिर वो खेला, वो भी जीते, फिर इसी तरह से आगे जाता गया। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइएगा स्टडी को कितना टाइम देती हैं, क्योंकि वो लोग जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं उनकी कहीं ना कहीं स्टडी डिस्टर्ब होती है, सो बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कैसे रखा बैलेंस? अभी जैसे मैं अपनी स्टडीज़ को इस तरह से करती हूँ कि जब से मैं मेडिकल फील्ड में आई हूँ तो मैं इसको, क्योंकि पढ़ाई तो पहले है ना, क्योंकि पढ़ाई पहले है, तो मैं ज़्यादा फोकस अब उस ड्यूरेशन में जो मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम है, तो मैं उस ड्यूरेशन में अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वीकेंड्स पे खेल लिया, कोई इस तरह का इवेंट हुआ वो खेल लिया, लेकिन मैं पढ़ाई को पहले प्रेफर करती हूँ कि उसको ज़्यादा करूँ।
तो उसको लाइक साइड हॉबी के तौर पे रखा हुआ है अभी कि फर्दर प्रोफेशन के तौर पे करूँगी तो अपनी डिग्री कंप्लीट करके तो उसको दोबारा से कंटिन्यू करना बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट की? ब्लॉगिंग मुझे स्टार्ट किए हुए 1 ईयर हो गया है, तो अपनी बहन को देख के तो उसको 1 ईयर हो गया है स्टार्ट। सही। तो ब्लॉगिंग में मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लॉगर्स बहुत अच्छा जो है वो अब बिजनेस भी कर रही हैं, अपने आप को भी लेके चल रही हैं, कुछ इसमें पॉजिटिव चीज़ जो आपको लगती है, जो आप चाहें शेयर करना कि कम से कम सबको किसी ना किसी अपने कंटेंट पे काम करके आगे आना चाहिए? मतलब मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं ब्लॉगिंग में मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड बताती हूं कि अपनी लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करो, फूड से रिलेटेड, अपने लाइक ड्रेसअप, आप किस तरह से ड्रेसअप होते हो, फैशन को बताओ थोड़ा, उसको इनकरेज करो, तो इस तरह से बताती हूँ मैं सारा। सही। सो आप चीज़ें जो हैं जितने लोगों के साथ शेयर करें, आपको फीडबैक जो मिलता है उस पर मुझे बताइएगा, कैसा फीडबैक आता है? रिव्यूज़ तो बहुत पॉजिटिव ही मिलते हैं, आपको पता है जहाँ आप पॉजिटिव भी मिल रहे हैं वहाँ बहुत से नेगेटिव लोग भी होते हैं, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। अगर आप एक चीज़ में आ गए हैं तो आपको नेगेटिविटी को इग्नोर करना पड़ेगा, वरना अगर आप उसी को दिल पे लगाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि मैं अपनी डिग्री जैसे कंप्लीट करती हूँ तो मैं क्लिनिकल साइड पे ज़्यादा जाना चाहती हूँ। मेरा मैं क्लिनिक बनाना चाहती हूँ और साथ में अपनी जो साइड एक्टिविटीज़ हैं उनको भी साथ कैरी ऑन करना चाहती हूँ। सही। सो मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली वो तो आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगी, वो फर्दर सिलसिला आगे रहेगा। बैडमिंटन जो है वो अब वहीं पे स्टॉप हो गया, हो जाएगा कि आगे उसको? नहीं, अभी जैसे मैंने बताया कि मैं वीकेंड्स पे करती हूँ ना, तो फिर मैं इसको एज अ प्रोफेशन भी करूँगी, इसको भी इस फील्ड में भी आगेंगे। अच्छा, लड़कियों के लिए मुझे बताइएगा, स्पोर्ट्स फील्ड में आना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगी? वो लड़कियां जो कि स्पोर्ट्स में आना चाहती है, वो पेरेंट्स नहीं समटाइम्स सपोर्ट करते हैं ना आपको, और फिर पाकिस्तान में बैडमिंटन में आगे आपको ऐसा नज़र आता है कि चांसेस बच्चों को अच्छे मिल सकते हैं जो इस फील्ड में आए? अच्छा, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स का आपने बिल्कुल बात ठीक की, क्योंकि यहाँ पे इस तरह होता है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं अलाउ करते हो, कहते कि क्या लड़कियाँ आगे जाएंगी और ये वो, ये लड़कों की गेम है, तो इस तरह से होता है। तो मुझे लगता है कि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको वो उसी सोच को, जो सोच बनी हुई है उसी को चलाई जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी होना चाहिए, लाइक अवेयरनेस वगैरह होनी चाहिए कि उनको पता चले कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, तो उनको भी इनकरेज करें। सही। तो आपको अपने बच्चों को इनकरेज भी करना चाहिए, वो चाहे स्पोर्ट्स जिस फील्ड में भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उसमें आगे लेकर आना चाहिए, काम देना चाहिए, ताकि किसी ना किसी लेवल पे आपका बच्चा आपको पहुंचता हुआ भी नज़र आए। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा बच्चा भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ हमने चलना है और आज का हमारा पहला सेगमेंट होगा टुडेज हेल्थ डिटेल। आज के टिप, आज की एक्सरसाइज क्या है? फिटनेस ट्रेनर सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेब, ओवर टू यू। ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे, ओवरऑल सारी बॉडी को ट्रेन करेंगे। ओके मिशा, स्टार्ट करेंगे हम शोल्डर प्रेस से डंबल्स के साथ 10 रैप्स करेंगे। शाबाश मिशा। 1 2 3 4 5। पोस्चर अपराइट रहेगा, प्रेस करेंगे अपवर्ड। 2 मोर, 1 एंड 2। ओके, डंबल नीचे रख देंगे, उसके साथ आप करोगे जंपिंग जैक्स फॉर 20 सेकेंड। 1 2 3 गो। जैसे कि मैंने बोला था कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग, पहले इन्होंने वेट ट्रेनिंग किया, शोल्डर प्रेस किया, अब इसके साथ इन्होंने कार्डियो ऐड किया। इससे क्या होगा, हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और हम थोड़े टाइम में ज़्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। ओके मिशा, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स करेंगे, 5 to 6 पुशअप्स करना है। और ये जो हम एक्सरसाइज करें, आपने इसको 3 टाइम रिपीट करना है। हम यहाँ पे हमारा बिकॉज टाइम लिमिट कम है हमारे पास, तो हम उसके अंदर एक बार करके दिखाएंगे, लेकिन आपने कोशिश करना है इसको हर एक्सरसाइज को 3 टाइम रिपीट करें। शाबाश। 1 मोर मिशा एंड 1। शाबाश, स्टैंड अप। ओके, अब इसके साथ आप करोगे हाई नीज मिशा। कम्बिनेशन हमारा हाई नीज का, पुशअप के साथ हम कम्बिनेशन करें हाई नीज का फॉर 20 सेकेंड। शाबाश मिशा, एक्सीलेंट।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, next exercise हम करेंगे squats for legs, for quadriceps, for hams and for glutes. Hamstring तो इतना यूज नहीं होता, इसमें quadriceps and glutes हैं. Okay, शाबाश. नीचे और स्लाइटली डाउन. अगेन मिशा की आप पोजीशन देख सकते हैं, नीज इनके बैकवर्ड है, बॉडी वेट इनका हिल्स पे आ रहा है, सेफ जोन में एक्सरसाइज कर रही हैं. मिशा गो फॉर इट. 5 reps मोर. 1, 2, 3, 4, 1 मोर एंड 5. ओके मिशा, इसके साथ हम कार्डियो ऐड करेंगे. माउंटेन क्लाइंबर्स. शाबाश. कम ऑन. 1, 2, 3 स्टार्ट. एक्सेलेंट मिशा. 10, 9, शाबाश. 8, 7, 6, 5, come on, 4, हिम्मत करें, come on, 3, 2 and 1, stand up, हाँ जी. Are you okay? अभी हमने जस्ट 5 to 6 मिनट्स का वर्कआउट किया है और आप देख सकते हैं क्या हमारे मेंबर, हमारे क्लाइंट की सिचुएशन चल रही है. तो इंशाल्लाह जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो यू विल एंजॉय इंशाल्लाह. ओके, लिफ्ट अगेन. बाइसेप्स करेंगे, बाइसेप कर्ल्स. 1, 2, 3 स्टार्ट. बाइसेप कर्ल्स, एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. शाबाश. अगेन इसके 10 रैप्स, हम यहाँ पे 10 एंड 15 रैप्स करें. आप इसके 3 सेट्स करेंगे 10-15 के और साथ कार्डियो ऐड करते जाएंगे. शाबाश. कम ऑन. 5 रैप्स मोर. 5, 4 पोस्चर अपराइट, जस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. 3, 2 एंड 1. ओके, अब साइड जंप्स करेंगे, या पेंडुलम जंप्स जिसको बोलते हैं, साइड जंप्स. अब एक एक्सरसाइज के 100 नाम है. गोरे अब नाम रखते जाते हैं, हमें नाम याद रखने पड़ते हैं. जो नाम याद आता है हम करते रहते हैं उसको फॉलो. तो ये पोजीशन है पेंडुलम. कोशिश करें पेंडुलम कैसे होता है यार, ये है पेंडुलम. स्ट्रेट एंड गो. वेरी गुड. शाबाश. आपका पेंडुलम ख़राब है. ठीक है, ठीक है. कीप गोइंग, कीप गोइंग. शाबाश. 5 मोर. 5 रैप्स मोर. 5, 4, 3, 2 एंड 1. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज क्रंचेस अब्डोमिनल के लिए. शाबाश. आर यू ओके? आर फाइन? वेरी गुड. शाबाश. गो. 10 रैप्स करेंगे. जब भी क्रंचेस करेंगे फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे आपका चिन अपवर्ड और नेक मसल को लॉक. मिशा चिन अपवर्ड, लुक अपवर्ड. वेरी गुड. शाबाश. शाबाश, शाबाश, शाबाश. वेरी कंट्रोल्ड. वेरी शाबाश. वेरी गुड. शाबाश. कम ऑन. 5 reps more. 5, chin upward. 4, 3, 2 and 1. Stand up. Come on, you can do it. Shabash. Okay, jumping jacks. 1, 2, 3 and go. Come on, can I start? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax yourself. Inhale from nose, exhale from mouth. Deep breath. Are you fine? एक एक्सरसाइज और आती है अभी हमारी. ओके, डंबल पकड़ेंगी आप. अगेन ट्राइसेप और एक्सटेंशन करेंगे फॉर ट्राइसेप्स. कम ऑन. डाउनवर्ड्स एंड आप थोड़ी सी साइड मूवमेंट करें ताकि कैमरे में आपकी पोजीशन पता चल सके. वेरी गुड. शाबाश. 10 रैप्स करेंगे इसके. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके हम 3 सेट्स करेंगे. 5, 4, come on, 3, 2 and 1. ओके फाइन. ठीक है मिशा. इसके साथ जंपिंग जैक्स मुझे करने फॉर द लास्ट टाइम, फिर आपकी जान छूट जाएगी. कम ऑन. 1, 2, 3 एंड गो. शाबाश. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. थैंक यू मिशा. तो ये था हमारा आज का एपिसोड. कोशिश करें इसको आप इसको फॉलो करें और हमारे जो एपिसोड है फॉर एग्जांपल 8 या 9 मिनट्स की, इसको आपने 3 टाइम रिपीट करना है. 3 टाइम रिपीट का मतलब होगा तो हर सेट आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है. ओके, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुहेब, बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको दिखाने वाले हैं उन बच्चों की तैयारियां, नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिन्होंने खुसूसी तौर पर तैयारियां करके जश्न आज़ादी जो है वो मनाया. सो किस तरह से मनाया, मैं कुछ आपके साथ मनाज़िर शेयर करती हूँ. ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी हम इसको इसलिए भी कह रहे हैं कि जहाँ कहीं बच्चों को ये पता चलता है कि हमने आज़ादी का जश्न मनाना है,
किस तरह से सब बच्चों ने तैयारी की आप देख सकते हैं। कपड़े जो हैं वो स्पेशली ख़रीदे लोगों ने, सिलवाए लोगों ने और अपने बच्चों को रेडी किया आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। तो वो ऑल दो हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि बाजे तो इस जश्न आज़ादी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ के फैमिली गेट टुगेदर रहे, सब लोग आपस में मिले और बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है, असल मकसद बच्चों को पता चला ना कि हमने असल में ये आज़ादी का जश्न मनाना क्यों है। केक कटिंग्स कहीं की गई, बच्चों ने प्रॉपर पहले शॉपिंग की और फिर शॉपिंग के बाद ये तस्वीर बनवाई, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों से ये वादा किया था कि जी वो अपनी ये स्पेशल तस्वीर हमारे साथ शेयर करें। तो हम 14 अगस्त की मुनासबत से जो बच्चों की ड्रेसिंग होगी उसको अपने नाजरीन के साथ शेयर भी करेंगे। सो हमने वो वादा भी पूरा कर दिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुँचा इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।